हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। हम लोग सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पर आधारित ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन आने वाले गवर्नमेंट एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन हम लोग समझ चुके हैं और 25 क्वेश्चन भी समझ चुके हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आज मैंने लिया है। तो सामने आपको दिख रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया किसी भी प्रकृति के निष्कोण वक्रों को बनाने या आरेखण हेतु प्रयुक्त ड्राफ्टिंग उपकरण है। यहां पर जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट उनके नाम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहां पर जो कर्व बनाते हैं हम लोग, कर्व बनाते हैं ना, कर्व बनाने के लिए इनमें से हम किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। जो इंजीनियरिंग कर्व है, जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग कर्व, उसमें जो हम कर्व ड्रॉ करते, चाहे एलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरह के जो कर्व बनते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो सभी को याद होगा, इसमें हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। किसका? फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। सभी को याद होगा कि कर्व को बनाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं फ्रेंच कर्व। तो उम्मीद है इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है समानांतर रेखाओं का आरेखण किसकी मदद से किया जा सकता है। जो पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन ऐसी हम ड्रॉ करते हैं, इस तरह की हम समानांतर लाइन ड्रॉ करते हैं। पूछ रहा है इनको ड्रॉ करने के लिए हम इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो ये पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम लोग टी स्क्वायर से बड़े आसानी से बना सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर से भी बना सकते हैं, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब जो ऊपर दिए गए इस सभी राइट हैंड सब से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जो हमारी स्केल रेशो दिया गया मापनी 1:2 से आप क्या समझते हैं। जो 1:2 से आप लोग क्या समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके, तो आंसर थोड़ा जल्दी देते। रिड्यूस स्केल जो रहती है उसको इस तरह का रेशो रिड्यूस स्केल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रिड्यूसिंग साइज को दर्शाता है। किसको? रिड्यूसिंग साइज को दर्शाता है 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मापनी मतलब स्केल 1:1 से किन किन वस्तुओं की ड्राइंग बनाई जा सकती है। अभी जैसे 1:2 था, अब यहां पर क्या बोल दिया उसने 1:1। 1:1 मतलब फुल साइज स्केल होती है, ना छोटी ना बड़ी। फुल साइज स्केल का मतलब नाम किसी को बड़ा करना है ना किसी को छोटा करना है। तो यहां पर ऐसा ऑप्शन फुल साइज नहीं दिया गया। मध्यम माप की वस्तु मतलब मीडियम ऑब्जेक्ट दिया गया, क्योंकि लास्ट तो करना ही नहीं है, स्मॉल भी नहीं करना, बोथ ए बी तो फिर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए गलत हो गया तो हमारा बी वाला मीडियम ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा टाइटल ब्लॉक की बात कर रहा है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहां बनाया जाता है। जो टाइटल ब्लॉक होता है, जो हमारी ऐसी ड्राइंग शीट होती है, तो वहां पर एक टाइटल ब्लॉक रहता है। क्या रहता है? टाइटल ब्लॉक रहता है, जहां पर हम अपना नाम, कॉलेज का नाम, स्केल का साइज, किस एंगल में बना रहा है, सारी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह आपने देखा होगा, यहाँ पर ऐसा बना रहता है ना, यहाँ पर ऐसा हम लोग बनाते हैं टाइटल ब्लॉक। क्या बनाते हैं? टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। तो एक हम अगर सामने से देख रहे हैं तो कहाँ पर कहेंगे, तो हम एक तो बॉटम कहेंगे और राइट कॉर्नर में, बॉटम और राइट कॉर्नर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉटम और राइट कॉर्नर बोलेंगे। अगर यदि हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो बॉटम राइट कॉर्नर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है इसका आंसर समझ में आ गया होगा। टाइटल ब्लॉक कहां पर बना रहता है, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बॉटम राइट कॉर्नर पे बना रहता है, नीचे दाईं तरफ बना रहता है, तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा
आप किस परिमाण के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? हम लोग जो काम करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है किस साइज के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं। हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं, वह किस साइज के ड्राइंग बोर्ड पर बनाते हैं? वह किस साइज के ड्राइंग बोर्ड पर बनाते हैं? हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं वह किस साइज के ड्राइंग बोर्ड पर बनाते हैं? तो जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वह B2 साइज के पर बनाते हैं। किस पर? B2 या D2, है ना, B2 या D2 साइज पर हम लोग बनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम ड्राइंग बोर्ड के अभी साइज दिखाएं, सब दिखाना भी चाहिए, लेकिन बार बार दिखाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले पार्ट्स में मैं ड्राइंग बोर्ड के सारे साइज बता चुका हूं। जब थ्योरी मैंने पढ़ाई थी वहां पर ड्राइंग बोर्ड के साइज बता चुका हूं, सीट के साइज बता चुका हूं, टी स्क्वायर के साइज टी स्क्वायर के साइज बता चुका हूं। तो मतलब आप एक बार याद कर लें, यहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाए। वैसे मैं बता सकता हूं, फिर भी मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में बताया था तो उसमें आपने देखा होगा। थोड़ा नोट करें, नोट्स बनाने की कोशिश करें ऐसे छोटे छोटे, लेकिन यहां पर हमें याद कर लें B2 साइज का जो साइज होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, जो ड्राइंग बोर्ड होता है। क्या लिखा? मुक्त हस्त चित्रण में उपयोग किया जाता है। जो हम फ्री हैंड ड्राइंग करते, इसमें हम किसका उपयोग करते? फ्री हैंड मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करते। फ्री हैंड का मतलब यही हुआ, फ्री हैंड मतलब हमने ऐसी ड्राइंग कर ली, लो स्केल बना दी, फ्री हैंड का मतलब ये होता। तो यहाँ पर कोई हमने इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, तो हम मिनी ड्राफ्टर ये यूज नहीं करेंगे, स्केल का भी यूज नहीं करेंगे, किसी का यूज नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि फ्री हैंड बना रहे। फ्री हैंड का मतलब इन इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना, तो इनमें से कोई नहीं। आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से फॉल्स है, मतलब असत्य है। असत्य इनमें से हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो ऑप्शन में ऐसे में क्या होता है, असत्य सत्य ढूंढना है, तो ऑप्शन पढ़ें एक बार अच्छे से, तभी समझ में आएंगे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए साइज सीट हेतु सीट की लंबाई तथा चौड़ाई का उल्लेख करना सामान्य बात है। सही है। ए सीट जो साइड होते, जो जो A2, A1, A0, A5 जो सीट की साइज होती हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई लिखी रहती है। तो मतलब क्या है? सामान्य बात है उसकी रहती है, मतलब ये सत्य है, क्योंकि हमें सत्य वाला ढूंढना है। फिर क्या लिखा? ए साइज सीट हेतु GSM मान का उल्लेख करना सामान्य बात है। सही है, GSM नंबर मान होता है, इसका GSM मान होता है, तो ये भी सत्य है, इसका GSM मान होता है, तो याद रखें। फिर क्या लिखा? ए साइज की सीट हेतु सीट के क्षेत्रफल का उल्लेख करना समान बात है। तो सीट का क्षेत्रफल भी होता है। अभी हम लोगों के क्वेश्चन अभी आएंगे और पिछले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन देखा था, शायद A0 का साइज था 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा आप याद हो। तो मतलब ये क्षेत्रफल भी होता है। लेकिन डी ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डी ऑप्शन यहाँ है। क्या लिखा? ऑल ऑफ द उपर्युक्त सभी। ये बोल रहा है असत्य है, कथन असत्य है, इनकरेक्ट। ऑल ऑफ द, इसके अनुसार सभी इनकरेक्ट हैं। चलो भाई इसके अनुसार एक करेक्ट कर देते। तो ए साइज सीट है, तो इसका कहना है कि ये उल्लेख होते हैं, लेकिन इनका उल्लेख होना जरूरी नहीं है, मतलब एकदम कंपलसरी नहीं है। तो इनके अनुसार एक कंपलसरी नहीं, तो ऑल ऑफ द एबव इसके अनुसार कैसे हैं? असत्य हैं। तो एक क्वेश्चन के अनुसार ये असत्य हैं। वैसे अगर इनका उल्लेख रहता है, जब भी हम इनके बारे में पढ़ते तो उल्लेख कैसा रहता है? रहता है, मतलब लिखा रहता है इनके बारे में। जब हम देखें साइड इसका एरिया भी लिखा रहता है, GSM नंबर भी होता है, और क्या होते हैं जो लेंथ और विड्थ भी होती है इसकी, तो ये रहती हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि इनका उल्लेख करना जरूरी नहीं है। जब भी हम ड्राइंग बनाते तो वहाँ पर उल्लेख करना जरूरी नहीं है। तो ये क्या है? ये कैसे हो जाएंगे? कथन हमारे असत्य हो जाएंगे। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य वाला बताना है, इनमें सत्य वाला बताना है। तो पहले तो पढ़ लेते हैं, सत्य वाला बताना है इसमें। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ऊपर नीचे होगा क्या? चलो एक नीचे है, ऊपर एक सभी वाला। चलो मैं देखता हूँ कि A4 आकार की सीट की लंबाई A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है। A4 आकार की सीट की लंबाई A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है। फिर क्या लिखा? यदि A1 आकार की सीट की लंबाई P हो तो इसकी चौड़ाई √P होगी। फिर क्या लिखा? 2A0 आकार की सीट का क्षेत्रफल 2 मीटर होता है। फिर आगे लिखा उपर्युक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका भी आंसर ये जो ऊपर लिखे ये सब कैसे हैं, सत्य हैं, ये सब कैसे हैं, सत्य हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। मतलब इस जो लिखी हैं बातें ये सब सत्य हैं, जो यहाँ स्टेटमेंट दिए गए ये सब कैसे सत्य हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये हम लोग ड्राइंग में इनका यूज करते हैं, ड्राइंग में हम लोग इनका यूज करते हैं, मतलब ड्राइंग के हिसाब से ये सत्य है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर डी वाला एकदम राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, एसपी, क्या लिखा, SP 46200 के अनुसार जो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, जो इसके अनुसार पूछ रहा है सभी आकार की ड्राइंग शीटों के लिए प्रिंटों को सुरक्षित करने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह अंकित होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है जो ड्राइंग शीट होती हैं उनमें प्रिंटों को सुरक्षित करने के लिए, मतलब प्रिंट सही से आ जाए, हमारा जो प्रिंट हम देते हैं वह सही आए, पूरी जो ड्राइंग हमने ड्राइंग की है वह ड्राइंग पूरी उसमें दिखे प्रिंट में, कहीं उसकी कटा फिटी ना हो, तो उसके लिए हम क्या सुरक्षित कर रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह अंकित करते हैं ये हमें बताना। तो फोल्डिंग मार्क लगाते हैं, उसमें फोल्डिंग मार्क लगाते हैं कि यहाँ से फोल्ड होगी, यहाँ से क्या होगी, फोल्ड होगी, क्या होगी, यहाँ से फोल्ड होगी, तो फोल्डिंग मार्क लगाते हैं कि फोल्डिंग करने के लिए उसको, तो वहीं से उसका क्या प्रिंट होता है, तो फोल्डिंग मार्क लगाते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार, ट्रिम साइज बोलते हैं इसको, ट्रिम साइज बोलते हैं, किस लाइन द्वारा दिया जाता है, किस लाइन के द्वारा जो ट्रिम साइज शो कराया जाता है, किस लाइन के द्वारा ट्रिम साइज शो कराया जाता है, याद रखें किस लाइन के द्वारा ट्रिम साइज शो कराया जाता है कि यहाँ से ट्रिम होगी, तो मार्जिन लाइन के द्वारा ट्रिम साइज शो कराया जाता है। किसके द्वारा? मार्जिन लाइन के द्वारा ट्रिम साइज शो कराया जाता है। याद रखें जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे जो लगता है कि ये हमने थ्योरी में पढ़ा ही नहीं, इसलिए याद रखें बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए बिना आप लोग एग्जाम नहीं निकाल सकते। खासकर ITI लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ITI लेवल मतलब 10th, और इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रटे हुए पूछे जाते हैं, कई बार तो वो रिपीट हो जाते हैं या उन्हीं क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाता है। आप पूरी कितनी भी बुकें देख लें, आपका जो सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के कॉमन सेंस बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जरूरी है ITI लेवल पर, तो इनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब थ्योरी पढ़ना जरूरी है नॉलेज के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव की और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना एकदम कंपलसरी है। तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सामान्य त्रिकोण के सिद्धांतों पर निम्न पैमाने का नाम बताइए। क्या लिखा? नेम ऑफ द फॉलोइंग स्केल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित इनमें से उस स्केल का नाम बताना। तो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर एक्सपेंडेड स्केल, प्लेन स्केल होती है, सिर्फ एक ही स्केल होती है। यहाँ पर डी वाली दिख रही होगी, डायगोनल स्केल है। डायगोनल ट्रायंगल मतलब डायगोनल स्केल है। डायगोनल जानते होंगे आप लोग, जो डायगोनल हम ऐसे खींचते हैं। स्केल पढ़ी होंगी हमने, प्लेन स्केल पढ़ी है, डायगोनल स्केल पढ़ी है, और भी कोड स्केल पढ़ी है, कंपैरेटिव स्केल पढ़ी है, वर्नियर स्केल पढ़ी है। तो उसमें डायगोनल है वो त्रिकोण पर आधारित होती है। त्रिकोण पर आधारित कौन सी होती है? डायगोनल होती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखते चलें कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच कर्व का प्रयोग खींचने के लिए, फ्रेंच कर्व को क्या खींचने के लिए, क्या बनाने के लिए किया जाता है? फ्रेंच कर्व का प्रयोग क्या बनाने के लिए मतलब प्रयोग किया था, क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या क्या कह दो आप इसमें कंफ्यूज क्या? सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इससे बना सकते हैं, एलिप्स भी बना सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं। लेकिन ये तीनों ऑप्शन राइट है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया उसने? एनी काइंड ऑफ कर्व, मतलब किसी भी प्रकार का कर्व इससे बनाया जा सकता है, किसी भी प्रकार का कर्व बनाया जा सकता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसलिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। लेकिन जब कंफ्यूजन होती तो एलिप्स पे हम लोग डायरेक्ट टिक कर देंगे, क्योंकि वो जो चैप्टर है उसमें हम एलिप्स बनाते हैं इससे, लेकिन उसने ऑप्शन में ऐसे फंसा दिया, इसलिए एनी काइंड ऑफ कर्व मतलब इससे बना सकते हैं हम, इसलिए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं, आपके दोस्त हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प करें। हमारी ये चैनल है जो दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, ये आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें।
हो सकता है बहुत दिनों से मैं बोलता रहता था सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन इस बार जितने भी जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, और फिर किसी भी टाइप का आप एग्जाम देंगे तो वहां पर आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। वीडियो को कभी भी मेरा वीडियो देखता है तो लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा भारतीय, क्या लिखा, भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का प्रकार है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग स्केल का जिसमें प्रकार है वह हमें बताना। तो हम जानते हैं जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार फुल साइज स्केल का भी उपयोग किया जाता है, लो स्केल का भी, हाई स्केल का भी। तो ऑल ऑफ द अबव टाइप्स की स्केल का हम लोग यूज करते हैं जो भी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उनके अनुसार। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्राइंग में, क्या लिखा है, ड्राइंग में, ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मतलब मल्टीपर्पज ड्राइंग मशीन का नाम क्या है। ऐसी यहां पर ड्राइंग मशीन का नाम बताना है जिससे हम सभी प्रकार की ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, एंगल भी बना सकते हैं, लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस टाइप के मल्टीपर्पज बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ट्राई स्क्रैपर से बनाते हैं, कंपास से, ड्राफ्टिंग मशीन से, या इंस्ट्रूमेंटेशन बॉक्स से बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जो ड्राफ्ट मशीन होती है जिससे हम ड्राइंग करते हैं इसको हम मल्टीपर्पज के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जो हमारी ड्राफ्टिंग मशीन है इसका मल्टीपर्पज से यूज कर सकते हैं। इसका आंसर वैसे भी आप लोगों से बन रहा होगा, मुझे लगता है सभी से बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा किस ड्राइंग शीट की, किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल, किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है, याद रखें, किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो जो ड्राइंग शीट है इसके क्षेत्रफल होता है वह होता है A0। कौन सा होता है, A0 होता है। तो इसको आप याद कर लें, पिछले वीडियो में भी हम लोग इसको समझ चुके हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा। A0, जो A0 साइज है ड्राइंग शीट, जो ड्राइंग शीट A0 साइज है उसका जो हमारा क्षेत्रफल होता हुआ है 1 वर्ग मीटर होता है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर होता है, 1 स्क्वायर मीटर होता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा स्केल, क्या लिखा, स्केल 2:1 किस प्रकार की मापनी है। स्केल 2:1 किस प्रकार की मापनी है, मापनी मतलब स्केल है। तो हम पहले ही बता चुके, एक तो फुल साइज स्केल हो गई 1:1, 1:2 मतलब रिड्यूसिंग स्केल, 2:1 मतलब इनलार्ज स्केल। क्या होती है, इनलार्ज मतलब इंक्रीजिंग क्रम में। तो यहाँ इंक्रीजिंग स्केल लिख दिया उसने, क्या लिख दिया, इंक्रीजिंग स्केल लिख दिया। वैसे हम इनलार्ज बोलते हैं, तो उसका सही इनलार्ज मतलब बढ़ते हुए क्रम में, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा इंक्रीजिंग स्केल है यह राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 2H पेंसिल किस काम आती है। 2H पेंसिल किस काम आती है, 2H पेंसिल किस काम आती है हमें बताना है। तो इसका मैं जरूर ग्राफ उठा लेता हूं पूरा, जिससे आपको एक बार पता चल जाए कि 2H पेंसिल किस काम आती है। पेंसिल के टाइप्स देख लेते हैं, ये हैं, उनको उठा लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो पेंसिल डिफरेंट टाइप्स की होती है उनको मैंने उठाया। यहां पर सिर्फ अभी आपको दिख रहा होगा पेंसिल। पहले हम देखते हैं हार्ड स्केल में 9S से 4S तक होता है, फिर मीडियम में होता है 3S से B तक होता है, जो यहाँ पर नंबर लिखे हैं, फिर सॉफ्ट में 2B से 7B तक। HB थिक लाइन के लिए होता है, 2H4 थिन लाइन के लिए होता है। तो पहला आपको यहाँ पर एक चार्ट मैंने बताया, इससे कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। शायद लिया नहीं मैंने ना, चलो नेक्स्ट वीडियो में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें चार्ट शायद मैंने ऐड नहीं किया, अभी ऐड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अभी इसका आंसर दे देते हैं। टू ड्रॉ लेस विजुअल, कम दिखने वाली, कम दिखने वाले लाइन खींचने में। टू ड्रॉ लेस विजुअल, जो कम दिखती लाइन में, लाइट क्या बोलते हैं हम, लाइट है ना, लाइट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम 2H पेंसिल का यूज करते हैं। लाइट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम 2H पेंसिल का यूज करते हैं, लेकिन लाइट ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, नहीं दिया उसने। ये हम अपने जानते हैं, अपनी जानकारी के अनुसार कि लाइट लाइन खींचते हैं, डार्क खींचते हैं,
डॉट डॉट खींचते हैं, हम डायमेंशन लाइन खींचते हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की लाइन खींचते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कैसे दिया, टू ड्रॉ लेस विजुअल लाइन का मतलब होता है लाइट लाइन। क्या होता है, लाइट लाइन होता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ड्राइंग बोर्ड, क्या लिखा, ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना हुआ है, उनमें से एक भाग है बैटन। तो बैटन का उद्देश्य क्या है, एक भाग है बैटन, तो बैटन का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन पूछा जो ड्राइंग बोर्ड है कई भागों से मिलकर बनाया था। ड्राइंग बोर्ड के बारे में स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कराया सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड के बारे में ही समझाया था। वहाँ पर सारे पार्ट समझाए थे, कौन सी वर्किंग एज होती है, कौन सा ये यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, बैटन होता है, सब मैंने समझाया था। तो उसको जरूर देख लेंगे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। यहाँ पर हम चलते डायरेक्ट आंसर पर। यहाँ का लिखा स्ट्रिप को फास्टन करने के लिए, ये तो नहीं है आंसर। वर्किंग रोकने के लिए तो यूज ही नहीं किया जाता है। तो आप स्ट्रिप्स को सपोर्ट करने के लिए, क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट वार्निंग लिखा है ना, वार्निंग रोकने के लिए, वार्पिंग रोकने के लिए। तो वार्पिंग रोकने के लिए इसका यूज किया था, वार्पिंग रोकने के लिए इसका यूज किया था। टू सपोर्ट द स्ट्रिप, और स्ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए भी यूज किया था, स्ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए भी यूज किया था। हम देखते हैं ऐसी स्ट्रिप लगी जाती है, इसमें ऐसी स्ट्रिप लगी होती है बोर्ड में, आपने देखी होंगी। यहाँ पर ये जुड़ने के लिए ऐसा ये पट्टी लगी रहती है ना। तो क्या कह रहा है, टू सपोर्ट द स्ट्रिप, जो स्ट्रिप है ये वाली, ये स्ट्रिप है, इनको सपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर ऐसी क्लिप लगा देते हैं ऐसी बोर्ड में, तो इसको सपोर्ट करने के लिए टू प्रिवेंट द, क्या लिखा, वार्पिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बोथ बी और सी राइट है, बोथ बी और सी राइट है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी वाला राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग पेपर पर क्षैतिज समांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया था। क्वेश्चन अच्छा है। जब हमने क्या बोलते, जब पढ़ी हुई थी टी स्क्वायर के बारे में इंट्रोडक्शन में, इस तरह का टी स्क्वायर होता, आपने देखा हो, पढ़ा होगा ना, टी स्क्वायर इस तरह का होता। पूछ रहा है जो टी स्क्वायर ऐसा होता है, इसमें जो हम लोग ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग पेपर पर ड्राइंग करते हैं, उसके लिए हम जो पैरेलल लाइन कौन सी बनाते हैं, पैरेलल लाइन बनाते हैं, उसके लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग हम लोग यूज करते हैं, टी स्क्वायर का कौन सा भाग हम लोग यूज करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसकी वर्किंग एज ये होती है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एज, वर्किंग एज बोलते हैं। इसका हम लोग उपयोग करते हैं, वर्किंग एज का उपयोग करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो स्केच बुक होती है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, स्केच बुक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो स्केच बुक का उपयोग किस लिए किया जाता है, यहाँ पर आंसर देना है। सिंपल सा है, ट्रेसिंग के लिए स्केच बुक का उपयोग किया था। किसके लिए, ट्रेसिंग के लिए स्केच बुक का यूज किया था। ट्रेसिंग के लिए स्केच बुक का यूज किया था, इसको आप याद कर लें। ट्रेसिंग के लिए स्केच बुक का यूज किया, रफ ड्राइंग के लिए नहीं किया जाता। अगर ऑप्शन देखेंगे, ग्राफ के लिए भी नहीं किया जाता है, हम पता है। ऑल ऑफ द तो जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब दो गलत हो गए तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ट्रेसिंग के लिए उपयोग किया था। तो कई बार जब याद ना हो तो ऑप्शन से भी हम ढूंढ सकते हैं, ऐसा लगता है कई बार देख के ऑप्शन कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब A0 व A1 साइज के ड्राइंग शीट के लिए बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, हम जब पढ़ते हैं थ्योरी तो वहाँ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा, A0 व A1 साइज के ड्राइंग शीट की बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है। A0 और A1 साइज के जो ड्राइंग शीट हैं, A0 और A1 साइज के जो ड्राइंग शीट है, उसकी जो सीट होती है उसकी जो बॉर्डर की चौड़ाई होती है, जो बॉर्डर की चौड़ाई समझते हैं, ऐसी सीट है। ये जो बॉर्डर बनता है, ये जो हम बॉर्डर बनाते हैं, ये सब बॉर्डर है। ये क्या बॉर्डर, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई होती है 20 mm। कितनी होती है, 20 mm होती है, 20 mm होती है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हम थ्योरी में, फिर भी इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रत्येक यूनिट में करेंगे। अभी फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसमें नॉर्मली इंट्रोडक्शन जो रहते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के, वैसी यूनिट में जो हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी उसमें भी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिससे थोड़ा लगे कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हैं हमसे या प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक तो वैसे ही कर दिया करें, उससे कोई नुकसान नहीं होता आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा निम्न में से कौन सा समूह सेट स्कोर में नहीं आता, नहीं है, याद रखें नहीं पूछा गया। सेट स्कोर में कौन सा ए एंगल नहीं आते, सेट स्कोर में इनके एंगल बने रहते हैं, वह नहीं आते पूछ रहा है। सेट स्कोर में कौन से एंगल नहीं आते, तो 15, 76, 90 नहीं आते, क्योंकि 45, 45, 90 आता है, 30, 60, 90 आता है। ये ऐसे एंगल हैं जो आते हैं नॉर्मल, आप देखेंगे है, नन ऑफ द वाला तो हो ही नहीं सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये तो है ही नहीं है। लेकिन 15, 76, 90 ये सेट स्कोर में आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये क्लियर दिख रहा है 15 डिग्री होते नहीं है, 76 होते नहीं है, 90 अकेला हो सकता है, लेकिन ये दोनों 15 और 76 नहीं हो सकते। तो जब ऑप्शन क्लियर दिख जाए तो जल्दी से टिक कर दें और इससे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं। ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर, ड्राइंग शीट के जो चारों साइड होते हैं, चारों ओर बोल सकते हैं, उन पे जो सेंटर मार्क करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं। सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं, सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं, सेंटर मार्क करने को कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन जैसा पूछा गया उसके हिसाब से आंसर नहीं बनता कई बार, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, अब लगता ही नहीं कि मार्जिन आंसर देना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का पर्पज यही है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या आंसर हो सकता है, ये हमें समझना पड़ता है। तो ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर जो सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ना। उम्मीद है देख लिया आपने, ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ऐसे ही 25 क्वेश्चन डेली आपको मिलते रहेंगे। याद रखें, डेली आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, दोस्तों में कुछ 2-4 जो भी दोस्तों उनको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दें आप। लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा, वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है। वृत्त मास्टर ऐसा होता है, हमने देखा, आपको दिखाया था मैंने, ऐसा दिखाया था, शायद आपने देखा, ऐसा कुछ होता है, इधर एंगल ऐसे ऐसे बने रहते हैं ना। तो ये कितने एंगल का रहता, तो एंगल का रहता पूरा सर्किल है। सर्किल का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री। सर्किल का मतलब हुआ 360, मतलब 0 से 360 डिग्री। तो नॉर्मली डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कितना अंकित रहता है, 0 से 360 डिग्री रहता है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो ये 25 क्वेश्चन है, आपको समझ में जरूर आएंगे। यदि आप ऐसे वीडियो देखते रहते हैं, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। 1-2 वीडियो से कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे मैं डालता रहूँगा आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक से कम 4-5 से 6 वीडियो तो हों कम से कम। जैसे अभी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके इंट्रोडक्शन हम लोग समझ रहे, तो इंट्रोडक्शन पर आधारित कम से कम नहीं तो 200 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करें। 200 नहीं कर सकते तो कम से कम नहीं 6 वीडियो तो देखें, 150 क्वेश्चन तक तो करें, तब लगेगा कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। तो 1 यूनिट पर 150, कम से कम 5 वीडियो भी बन जाते तो भी काफ़ी हो जाएंगे। देखते हैं, फिर भी कोशिश तो है 7-8 वीडियो बनाने की, लेकिन फिर भी जितने हो जाते हैं आप कंटिन्यू देखते रहें। इसके साथ पैरेलल में हो सकता है मैं जल्दी से दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। थैंक यू।